Hi everyone, this is Radhisham Jangir and I have secured All India rank 36 and All India rank 149 in previous NORCET exams. So आज का जो वीडियो होने वाला है वो कोई लेक्चर नहीं होने वाला है. बेसिकली इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक्चुअल में जो एग्ज़ाम आप देने वाले हो, जो NORCET का एग्ज़ाम आप दोगे, जो DSSB का एग्ज़ाम दोगे या कोई भी एग्ज़ाम दोगे, तो उसको हमें कैसे प्लान करना है, उसमें स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी कि हमारी अंडर 100 रैंक आए या फिर अच्छी रैंक आए या फिर जो अभी जिस प्रिपरेशन के साथ हम बैठे हैं उसके साथ हम अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएँ. सिलेक्शन और रैंक मतलब जो सिलेक्शन है या रैंक है वो कैसे आएगी वो तो पूरे कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करके एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं. ठीक है, जो भी मैं चीज़ बताऊंगा वो मैंने खुद ने पर्सनली यूज़ करी है. ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नीड फील होगी कहीं ना कहीं हमारे फील्ड में ये सारी चीज़ें लैग करती है और कहीं ना कहीं हमें सबको ये जानने की ज़रूरत है या कोई भी एक NORCET एस्पिरेंट होता है उसको ये जानने की ज़रूरत है कि कैसे मुझे एग्ज़ाम को क्रैक करना है. ठीक है, ओके. सो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ. पर्टिकुलर जो चीज़ रहेगी वो मैं ये बताऊँगा कि कैसे हमें पेपर को अटैम्प्ट करना है. ठीक है, हमारा अटैम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम छोड़ेंगे. ठीक है, देखो 3 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है किसी भी एग्ज़ाम को देते टाइम, चाहे वो NORCET हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो. ठीक है, उसमें जो उसका फॉर्मेट रहता है ना, जो पेपर सेट करने वाले का एजेंडा होता है वो यही होता है कि उसको उसमें 20% ईजी क्वेश्चंस डालने होते हैं, 60% अप टू 60% उसको मॉडरेट क्वेश्चंस डालने होते हैं और अप टू 20% वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डालेगा उसमें. ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट हमें यही जानना है. ठीक है, यही पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए है, कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है. ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना. सब आके कहते हैं ना कि यार सर ये मेरा तो पेपर डिफ़िकल्ट हुआ, या सब कहते हैं यार पेपर तो बहुत डिफ़िकल्ट था या मॉडरेट था. तो डिफ़िकल्टी लेवल उसका क्या है ये तो पूरा ग्रुप डिसाइड करता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है डिफ़िकल्टी जो लेवल होता है वो पूरा सब्जेक्टिव होता है, वो पूरा इंडिविजुअल होता है. कहने का मतलब ये है कि आपके लिए डिफ़िकल्टी का लेवल अलग रहेगा, मेरे लिए डिफ़िकल्टी का लेवल अलग रहेगा. जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है हो सकता है मेरे कॉन्सेप्ट के बेस पे वो मुझे ईजी लग रहा हो. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिफ़िकल्टी का लेवल सबके लिए अलग अलग होता है. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा है. ठीक है, देखो कोई भी एग्ज़ाम देना हो. ठीक है, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरी अप्रोच क्या रही थी. ठीक है, तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि कोई भी एग्ज़ाम होता है ना उसमें 20% ईजी क्वेश्चंस रहेंगे, 60% मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे और 20% उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो डालता ही डालता है. ठीक है, वो क्यों डालता है, ताकि हमें डिमोटिवेट करे, एज ए एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो जाए. एग्जामिनर यही तो चाहता है ना कि पेपर को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे जो एकदम होता है ना कि क्रीम बच्चे ऊपर के बाहर आए, वो सारी चीज़ें वो चाहता है. तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस डालता है. ठीक है, हो सकता है पेपर के शुरू के सेगमेंट में वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डालते हैं, उनको हम देख के लगे कि यार पेपर तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है. ठीक है, हमें क्या करना है, जैसे हमने पेपर खोला, हमारे सामने पेपर आया. ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हमें एक ही अटैम्प्ट में सारा का सारे पेपर हमें देखना है और साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चंस हमें टिक करते जाना है जो हमें आ रहे हो, जो हमें डायरेक्ट क्लियर कट आ रहे हो. मैं तो उसमें भाई 100% श्योर हूँ कि मुझे तो ये आता है. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, एक NORCET में बहुत ईजी क्वेश्चन आया था कि नॉर्मल BP कितनी होती है एडल्ट की. ठीक है, तो उसमें हमें डायरेक्टली पता है, किसी को भी पता होगा कि 120/80 होती है. ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट टिक करके आएंगे. उसमें हमें थोड़ी दिमाग लगाना है. हमें दिमाग किस में लगाना है कि हमारे सामने क्वेश्चन आया, दूसरा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन खोला, उसमें आया कि नॉर्मल कोई सवाल पूछा है, डेटाबेस पूछा, हमें वो आता है तो हमने उसको टिक किया, नहीं आता तो उसको नहीं किया, आगे बढ़ गए. अब दूसरा हमने जब क्वेश्चन खोला तो हमारे सामने आया, जब हमने उस क्वेश्चन को पढ़ा. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि यार हमें ये देखनी है कि यार ये चीज़ हमें आ रही है नहीं आ रही. अगर आपको हल्का फुल्का भी आइडिया है कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी है, उसको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, यानी 20 से 30 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा तो मैं तो उसको सोल्व कर लूँगा. ठीक है, तब उसको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ देना है. ठीक है, तो आप वन गो में सारा पेपर ऐसे करोगे. मान लो जैसे प्री का पेपर होता है. ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस में से एक सेगमेंट में 20 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक सेगमेंट के लिए 18 मिनट होते हैं. तो उस 18 मिनट में क्या करना है, 20 क्वेश्चंस देखे, 1 से लेकर 20 तक हमने देखे, उसमें से जो आ रहे हैं हो सकता है ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन हो जो हमें डायरेक्टली आ रहे हैं, हो सकता है उसमें 5 से 7 क्वेश्चन हो जो हमें डायरेक्टली आ रहे हैं, तो उनको हमें अटैम्प्ट करना है, बाकी मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ देना है. फिर जैसे हमने वो सारे 20 तक पहुँचे, उसमें मार्क फॉर रिव्यू के लिए कुछ जो क्वेश्चन है वो हमने साइड में रख दिए. फिर वापस से हमने दोबारा से उसको अटैम्प्ट किया, मतलब उसी को वापस से रिव्यू किया हाथ तो हाथ ही, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि एक बार एक सेगमेंट को हमने रिव्यू मतलब अटैम्प्ट कर लिया, नेक्स्ट पे चले गए तो प्रीवियस को हम रिव्यू नहीं कर सकते. तो अगले पे जाने से पहले हम उसी को हाथ तो हाथ रिव्यू करेंगे. उसमें हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है जो हमें लग रहा है कि यार मैं मतलब फेमिलियर हूँ, इसमें से मैं 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, लेकिन तीसरा ऑप्शन है या चौथा ऑप्शन है उसमें मुझे डाउट हो रहा है. ठीक है, देखो
जैसे हमने देखा कि ये क्वेश्चन है मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दिया, उसमें हमें सेकंड अटेम्प्ट में वो मतलब पेपर में सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन सोल्व करना है। उसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज़ करनी है, उसमें हमें क्या करना है, देखो एलिमिनेट कैसे करना है। एलिमिनेट बेसिकली हमें रिस्क लेना है उसमें, ठीक है। रिस्क ये लेना है कि हमें जो आ रहा था वो तो हमने डायरेक्टली कर लिया, लेकिन हम जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसमें हमें पता है कि हमने इसको अटेम्प्ट किया तो ये सही भी हो सकता है लेकिन गलत भी हो सकता है, तो हमें नेगेटिव को भी तो कंट्रोल करना है ना, 1/3 नेगेटिव होता है। तो हमें अच्छी रैंक के लिए, अच्छे सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए कि हम नेगेटिव को भी कंट्रोल करें। और नेगेटिव के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो ईजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना उनको हम अच्छे से सोल्व करें, यानी कि जो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना उनको हम अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। उनको जब हम गलत नहीं करेंगे तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। हमारा सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा कि हम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और हम वो सही करके आ रहे हैं, पता चला हमें जो इजी क्वेश्चंस थे उनमें हम सिली मिस्टेक करके उनको हमने गलत कर दिया। होता ना कई बार एग्जाम देके आते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर पता चलता है अरे यार वो तो इजी क्वेश्चन था, जल्दबाजी के चक्कर में, है ना, ऐसा लगा कि यार टाइम ना निकल जाए उसके चक्कर में, या मतलब कन्फ्यूजन के चक्कर में हमने उसको फटाफट से टिक कर दिया और आगे बढ़ गया। हमें लगा उस टाइम पे वो सही है, बाद में पता चला यार वो तो क्वेश्चन गलत था, ईजी था, क्वेश्चन मैं तो करके आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। भाई ऐसे ही तो होता है ना कि अब क्वेरीज आती है कि यार 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, वो क्यों होता है, सोचो ना इस चीज़ के बारे में। वो इसीलिए होता है कि हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उनको भी हम गलत कर देते हैं, उसके चक्कर में हमारा जो सिलेक्शन हो रहा होता है अच्छी रैंक के साथ वो कभी नहीं होता है। और ऐसे ही हर बार होगा, जब आप इन इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को लाइटली लोगे और डिफिकल्ट की प्रिपरेशन करने बैठ जाओगे तो एक तो आपके जो सर पे बर्डन रहेगा ना सिलेबस का वो तो बहुत ज़्यादा रहने ही वाला है। दूसरा ये है कि आपका सिलेक्शन वो ना हो भी जाएगा ना तो मरते डूबते ऐसे होगा कि कोई भी हमें एम्स मिल गया, बस ये होगा। इजीली समझा रहा हूँ, इस चीज़ को अच्छे से समझना कि देखो ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करके ही सिलेक्शन मिलता है या अच्छी रैंक आती है, ऐसा कुछ नहीं है। और डिफ़िकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होते हैं, मैंने ये पहले ही बता दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को हम जब टारगेट करेंगे उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे जो सर पे है ना जो एक्स्ट्रा 20% का बर्डन होगा ना सिलेबस का वो हट जाएगा, क्योंकि हमें डिफिकल्ट लेवल के टारगेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफिकल्ट लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी, हमेशा हर एक सिनेरियो के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। लेकिन जब हम पेपर देने बैठे तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि डिफिकल्ट हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन है, और वो मैं अभी आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। देखो एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हमने पढ़ा होगा ना प्रायिकता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब देखो मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया, हमारे सामने आया, तो उसमें हमने देखा कि यार क्वेश्चन पढ़ा हमने, उसके बाद लगा कि यार ये डी ऑप्शन तो इसका नहीं होगा आंसर, ठीक है। हमें देखते क्लियर कट पता लगे यार मुझे इतना तो पता है कि इसका, मुझे इतना तो नहीं पता कि इसका सही आंसर क्या है, मुझे इतना पता लेकिन कि इसका गलत आंसर ये है, मतलब ये तो आंसर इसका नहीं हो सकता। वो कैसे बताऊँगा, वो बताऊँगा जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से एलिमिनेट किया इसको, फिर मुझे लगा उसको पढ़ने के बाद लगा कि यार ए ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं हो सकता, इतना तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। मुझे इतना पता है इन दोनों में से आंसर होगा, लेकिन कौन सा आंसर होगा ये मुझे नहीं पता है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलूँगा। यहाँ पे मैं रिस्क लूँगा, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से मान लो ऐसे 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लोगे, आपको आ रहे होंगे अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है तो। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप उस कैटेगरी में डालोगे कि यार ये मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़े मैंने, यानी कि मैं इसको अटेम्प्ट तो करना चाहता हूँ, मुझे सही तो करना है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता इसमें क्या होगा, लेकिन मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। और 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे या 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट लेवल होंगे। डिफिकल्ट लेवल का मतलब ये होता है कि जब आपने उस चीज़ को देखा तो आपको देखते ही लगे यार मतलब इसमें से मैं तो एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब वो आपके लिए एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। लेकिन वो सारे क्वेश्चंस जिसमें आप 2 ऑप्शंस पे आकर अटक जाते हो वो तो सोल्व करने पड़ेंगे ना, उनको आप सोल्व करोगे तभी जाके अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ईजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उनको गलत कभी नहीं करना है। जो मॉडरेट या ये कह सकते हो कि मार्क फॉर रिव्यू के लिए जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं जिसमें आप 2 ऑप्शंस पे आके अटक जाते हो, उनको हमेशा सोल्व करना है। लेकिन उसमें भी ये है कि जैसे आपने अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने बताया ना कि सी और बी ऑप्शन पे आके अटक गया, अब आप में मतलब वो कैपेबिलिटी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़े, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आप बोलोगे सर यार मैंने है ना पूरे साल प्रिपरेशन तो अच्छी करी है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आपका इंक्लिनेशन किस साइड ज़्यादा हो रहा है कि यार मुझे लग रहा है सर ये सी ऑप्शन है ना इसका ज़्यादा बेटर लग रहा है, या मुझे लग रहा है कि यार इसका सी ऑप्शन है ना वो ज़्यादा सही लग रहा है, तो उसको आप टिक कर दो, क्योंकि उस टाइम पर आपको गट फीलिंग पे भी जाना आपकी, लेकिन वो गट फीलिंग आपकी प्रैक्टिकल रहेगी। ये एक तरीके से कह सकते हो कि एक स्मार्ट तुक्का रहेगा आपका, ठीक है, तुक्का लगा रहे हो लेकिन एक लॉजिकल बेसिस पे लगा रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है।
तो हमने ऐसे करके 20-30 क्वेश्चंस किए। तो अब आपके वो सही होने के चांसेस कितने 50% है, क्योंकि आप 2 ऑप्शन में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि या तो 50% चांस है कि आपके गलत हो जाएगा या 50% चांसेस है कि वो आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने मतलब इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ऑप्शन अच्छे से रूल आउट किए हैं उसके, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आपके 80 to 90% क्वेश्चंस में आप सही आंसर को ही टिक करके आओगे, या ये मान सकते हो 80% तो आप सही करके ही आओगे। तो उसमें से आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो बढ़ जाती है, आपके रैंक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उसमें आपको मतलब सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं या फिर सारे नहीं करने या इतना ही करने हैं, वो हमेशा चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है। वो हमेशा ये माइंड में रखना है कि यार मैं पेपर देने जाऊंगा तो उस पेपर को देख के मैं असेस करूंगा कि ये मुझे कितने उसमें से कितने अटैम्प्ट करने हैं, कितने अटैम्प्ट नहीं करने हैं। वो आपका इंडिविजुअल रिस्क होगा, उसमें आपको ये डिसाइड करना, आपको जज करना है कि उसमें से आप कितने सोल्व करने हैं, आप सोल्व कर पा रहे हो, ठीक है। और दूसरा इसमें बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है एक्यूरेसी का, ठीक है। ये होता है ना कि ये मान के चलो 100% एक्यूरेसी तो किसी की नहीं होगी। कोई बंदा आके उठ के ये बोल दे कि यार मेरी 100% एक्यूरेसी, मैं नहीं मानता ऐसी कोई चीज़ होती है। 1-2 हो भी जाते हैं ऐसे, तो वो रेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम एवरेज स्टूडेंट हैं, हमें तो मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी हमें पता है ना कि हम कितने सही कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, हमें अपनी जो प्रैक्टिस के थ्रू अपनी जो एक्यूरेसी है ना, जो हम मॉक टेस्ट देते हैं उसके थ्रू हमें अपनी एक्यूरेसी ना वो अप टू 85% या उससे ज़्यादा रखनी है हमेशा। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ये रह रही है कि जैसे मान लो मेरी एक्यूरेसी 50-60% रह रही है, तो इसका मतलब समझ आना कि अभी मुझे प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी ये रही कि सर मेरे तो ना कोई भी टेस्ट देता हूँ मैं या देती हूँ तो उसमें मेरे है ना 80 to 85% एक्यूरेसी रहती है, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसमें से सबसे मतलब ज़्यादा सही मेरे इतने हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझना कि आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में, तो हमें हमेशा आइडियली अपनी जो एक्यूरेसी है ना वो 85 से अबोव ही रखनी है, 85 to 90% तक रखनी है, ठीक है। और वो कैसे होगी, जब हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, हमारा रिवीजन प्रॉपर होगा, ठीक है, हमने एमसीक्यूज अच्छे से सोल्व किए होंगे और हमने स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सोल्व किए होंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन के लिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं उठाए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो इसका मतलब आप गलत राह पे जा रहे हो, ठीक है। देखो एट दी एंड मैं यही बोलूँगा कि हमेशा सरप्राइज़ के लिए रेडी रहना है, ठीक है। कि ऐसा नहीं सोचना कि मुझे तो सर ने बोला कि इतना पेपर अटैम्प्ट करना तो मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है, या ये स्ट्रेटेजी बताइए तो मैं तो इसको फॉलो करूँगा, ठीक है। कोई भी ऐसे फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं होती है, सबकी अलग अलग टेक्निक होती है पेपर को सॉल्व करने की, ठीक है। आपको क्या करना है, वो होता है ना कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सबकी सुनिए, यानी कि जैसे आपने मेरी सुन ली, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि सुन के डायरेक्ट इसको हाँ बस सर ने बोला तो ब्लाइंडली इसको फॉलो कर लिया, नहीं। आपको पहले 2-4 पेपर देखने हैं, उसमें इस स्ट्रेटेजी को आपको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के बाद में अगर आपको लगे कि यार ये तो सच में यूज़फुल टेक्निक है, तब जाके हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको छोड़ देंगे। भले सर आप मुझे ये बोल सकते हो सर यार ये आपने तो यूज़ करी, भले आपकी AIR 36 है, लेकिन यार ये मेरे लिए तो काम नहीं करी, मैंने तो है ना यूज़ करके देखी, तो फिर आप दूसरी टेक्निक ईजाद करो अपने हिसाब से। पर मेरे लिए जो मैंने अपनी टेक्निक रखी थी पेपर को देने की, जो मैंने नोट सेट के एग्ज़ाम्स दिए थे जिसमें मेरी 36 और 149 रैंक आई, तो मैंने यही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करी थी और मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी सबके लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको शेयर किया आपके साथ। आगे फर्दर वीडियोस में मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, और एक्यूरेसी को कैसे हमें इम्प्रूव करना है, रिवीजन नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियोज़ में, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू वेरी मच।